नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, नए स्टूडियो से आप मुझे देख रहे हैं और हमारे साथ आज मुंबई से जुड़ रहे हैं नन अदर देन नीलेश जी ओझा। बहुत स्वागत है नीलेश जी आपका। नमस्ते नमस्ते। देश भर के दर्शक, एसएसआर वॉरियर, दिशा के लिए न्याय मांगने वाले हमारे सभी दर्शक, करोड़ों दर्शक, एक तो मैं आप सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जिस तरह से आप एक मुखर आवाज को अपना समर्थन दे रहे हैं, अगर आप इस तरह से देते रहे तो ये आवाज और मुखर होगी और तब तक नहीं रुकेगी जब तक न्याय मिल न जाए, चाहे इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। आपको मालूम है, हम लोग किसी के टुकड़े पर नहीं पल रहे हैं, ना तो सत्ता और ना ही विपक्ष। राजनीतिक पार्टियां ही पत्रकारों को खरीदती हैं और कुछ बड़े बड़े व्यवसायी भी खरीद लेते हैं। तो ना तो किसी व्यवसायी में इतनी हैसियत है हमें खरीदने की, और ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता में इतनी हैसियत है। तो बड़ी मजबूती से, बड़ी ईमानदारी से हम आपके सहयोग के सहारे इस कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं, इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अगले आने वाले 1-2 वर्षों में जब ये पीपुल्स नेटवर्क होगा, जहां कहीं भी अत्याचार होगा, जहां कहीं भी अन्याय होगा, वहां एक विद्रोही आवाज बन करके और आपकी आवाज बन करके क्यूवाइट नेटवर्क हमेशा खड़ा रहेगा। इस तरह से अगर आपका सहयोग मिलता रहा तो इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं। और न ययो न तस्यो वाली स्थिति है, नहीं है कि आगे बढ़ूं न बढ़ूं, पीछे हट जाऊं, किसी ने लोभ दे दिया, प्रलोभन दे दिया। हमारे सुरमा यहां बैठे हैं जिनको सैकड़ों करोड़ का प्रलोभन मिल चुका, कई केसेस में हमें मिल चुका सैकड़ों करोड़ का, और सारे प्रलोभन को धता बता करके, उनको जूते दिखा करके हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय के साथ खड़े हैं। आज बताऊंगा कि कल अदालत में क्या क्या हुआ, और सबसे बड़ी बात कि कल की कार्रवाई लाइव थी। अब की सारी कार्रवाई लाइव होगी। मीडिया वाले, जो बिके हुए मीडिया ग्रुप हैं, जो दलाल पत्रकार हैं, वो टेम्पर नहीं कर पाएंगे अब खबर को। अदालत में कहा कुछ जा रहा है, बोला कुछ जा रहा है, रिपोर्ट कुछ चल रहा है, ये नहीं चलेगा। तो पहली जीत तो आप लोगों की हो गई। आप सभी दर्शकों को ये जीत मुबारक, और ये तोहफा, अगस्त की क्रांति चल रही है, जो अगस्त महीने का ये सबसे बड़ा तोहफा कि न्याय की पारदर्शिता के लिए अब न्याय की हियरिंग लाइव हो रही है, और कल भी लाइव हुई है। नीलेश जी बताएंगे सारी बात। अब क्या क्या हुआ कल अदालत में, एक एक पंक्ति, एक एक लाइन वर्बेटम माननीय नीलेश जी आपको बताएंगे। तो बहुत स्वागत है नीलेश जी आपका। मैं माफी चाहता हूं, आपको 2-3 मिनट इंतजार करना पड़ा। पहले कैसे शुरू हुआ कल, और कैसे अगस्त का महीना सभी एसएसआर वॉरियर और हमारे देश के दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी एक मिनट जी। क्या हुआ कल एक्चुअल में अचानक से, मतलब पूरा वीकली बोर्ड में नहीं था, कुछ नहीं था, तो हमारा पाइवेज बेंच का भी मैटर लगा दिए बराबर। 7 तारीख को ये हियरिंग था, तो अभी वो सब पूरा ग्रुप डिवाइड हो गया ना। वो 5 जज के पास में उसका तैयारी अलग, इसका तैयारी अलग, बट ठीक है, भगवान की दया से मैनेज हो गया। तो वो ये केस की तैयारी जो चल रही थी हफ्ता भर से, सब ऐसे थके हुए थे। कल रिलैक्स हुए, मतलब कल जब आपने फोन किया, कोई ये कंडीशन में भी नहीं था कि कुछ बोल सके, कुछ इंटरव्यू दे सके, इतने थके हुए थे। हाँ, तो आई कनेक्ट टू द पॉइंट। कल मैटर जब आया तो आपके ये नोबेल प्राइज विनर शैलेंद्र नगरकर जी वो कोर्ट में प्रेजेंट है, और सीबीआई के वकील भी थे। सीबीआई के वकील तो न्यूट्रल है, मतलब वो उनका कहना है कि कोर्ट ऑर्डर करेगा तो हम इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे, कोर्ट के सुपरविजन में बोलेगा तो सुपरविजन में करेंगे, हमको इंडिपेंडेंट होना इंडिपेंडेंट करेंगे। उनका तो न्यूट्रल, लेकिन आ गए, पहले आते नहीं थे। पहले कोर्ट में आते नहीं थे, अब आ गए, लास्ट 2 डेट से आ रहे हैं।
हाँ, 2 डेट में तो फरार थे ना, 16 जुलाई को भी नहीं नहीं आए थे वो। नहीं 2 डेट से आ रहे हैं कोर्ट में, इसके पहले गायब थे पूरे। अच्छा, हाँ, हाँ। रिप्लाई तो फाइल करके गायब हो गया था। नहीं, सीबीआई ने रिप्लाई फाइल नहीं किया ना, ये हाँ, नगरकर गायब था। सीबीआई लगातार आ रही है, सीबीआई के वकील आ रहे हैं। हाँ, हाँ, अरे नहीं, आप कंफ्यूज हो गया। नगरकर पिछले डेट पे नहीं आया था, हाँ। सीबीआई इसके पहले कभी नहीं आई थी, सिर्फ 2 डेट से आ रही है। अच्छा, ओके, हाँ, ओके, ओके। तो जैसा विषय कोर्ट के सामने आया, झट से खड़े हो गए अपने वो सरकारी वकील मैडम। तो सर बोले ये मैटर में, बोले हमको ना, बोले 2 हफ्ते का समय चाहिए। अभी मैंने बोला भी नहीं हुआ, अभी शुरू हुई, बस उन्होंने बस फटाक हाँ, से ये बोल दिया। तो मैंने कहा सर मेरा बहुत स्ट्रांग ऑब्जेक्शन है, ये गैंगरेप और मर्डर का केस है, 5 साल से घुमाया जा रहा है। हुँ, वो लड़की का पिता बेचारा परेशान हो गया, इतने लोग सब मतलब न्यायप्रिय लोग, मतलब ओवरऑल सब जो भी परेशानी है ना इसमें, तो ये और कितने दिन घुमाएंगे। और मैंने कहा बाकी का पूरा ना सब बाजू में रखिए। मार्च 2025 को इनको लड़की के पिता ने, दिशा के पिता ने राइटिंग में डिटेल कंप्लेंट दिया है। अभी तक एफआईआर नहीं कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बता दिया, सब कर दिया, और अभी सिर्फ टाइम पे टाइम मांग रही है। तो मैंने कहा मेरा इसको पूरा स्ट्रांग ऑब्जेक्शन है। तो मैंने कहा हमारा केस पूरा सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ से पूरा कवर है, इसमें कोई डिस्क्रिशन नहीं है उनके पास, एफआईआर करना ही पड़ेगा। तो कोर्ट ने पहला सवाल पूछा, पहले ये बताइए, बोले कि आपकी पिटिशन में डिफरेंट डिफरेंट प्रेयर्स है, मतलब पहला के एक एफआईआर का हो गया, फिर वो ये हो गया इसका प्रोसिक्यूशन ऑफ मिड डे हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया जो भी जिन्होंने गलत रिपोर्टिंग किया था, हुँ, फिर उसके बाद में पुलिस प्रोटेक्शन की प्रेयर है, और अलग प्रेयर्स में से ये शैलेंद्र नगर के ऊपर प्रोसिक्यूशन है, आदित्य ठाकरे उसके वकील के ऊपर प्रोसिक्यूशन है। तो ये सारे जो प्रेयर्स है, तो बोले इसको करेंगे कैसा हम बाइफरगेट। तो मैंने बोला सुनिए सर, एक महाराष्ट्र में अभी पिछले महीने में एक ऑर्डर हुआ है बॉम्बे हाईकोर्ट का, सोमनाथ सूर्यवंशी का मर्डर हुआ, उसमें बॉम्बे हाईकोर्ट में हियरिंग आई, कस्टडी में पुलिस ने मारा, मर गया। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला, और इन्होंने ऐसा ही पूरा रिपोर्ट विपोर्ट बना के ला लिए कि नहीं नहीं उसमें पुलिस का कोई दोष नहीं है जो है। फिर उसमें कुछ रिपोर्ट आई जिसमें वो उनका मारा हुआ दिखा उसमें, फिर भी एफआईआर रजिस्ट्रेशन को टालमटाल हो रही थी। तो और उसमें प्रेयर, हाँ ऐसे थी जैसा सतीश सायन जी ने प्रेयर मांगी कि जो तकलीफ हुई जो पुलिस की वजह से न्याय मिलने में देरी हुई, तो उन पुलिस वालों का प्रोसिक्यूशन अलग से करो और कॉम्पेंसेशन दो हमको जो भी हरेसमेंट हुआ है। तो सेम वैसी प्रेयर उधर थी सोमनाथ सूर्यवंशी के केस में। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि पहली प्रेयर इंपॉर्टेंट है कि एफआईआर रजिस्टर करा लेते, ये पिटीशन को हम पेंडिंग रखते पहली प्रेयर अलाउड करके, हुँ, और फिर उधर एफआईआर होके फिर वो हमको हमारे मॉनिटरिंग में करने का, क्या करने का, इन्वेस्टिगेशन में चलता रहेगा, और फिर तुम्हारा ये डिसाइड कर लेंगे कि आगे और क्या क्या करना है, कॉम्पेंसेशन देना वगैरह। तो मैंने कहा सर ऐसा ऐसा केस हुआ, तो जज साहब ने कहा तो फिर आप हम भी वही लाइन पे चलना है। मैंने हाँ बिल्कुल। तो बोले चलो फिर पहले एफआईआर रजिस्ट्रेशन पे बताओ आपको क्या बोलना है, एपीपी को छोड़ दिया बाजू में। तो फिर मैंने पॉइंट आउट किया, मैंने कहा सर देखिए ये है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का, और जजमेंट देखो भगवान का जो ब्लेसिंग कहते हैं ना जिसको, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कौन सा है इसके केस का, अपना अमित कुमार वाला, कब आया पता है क्या? सतीश साल्यान जी ने पुलिस को कंप्लेंट देने के 2 महीने के बाद, मतलब मई में, मई में, और मार्च में एक आपका कंप्लेन है और मई में ये डिसीजन आया है। जस्टिस पार्टी वाला का जजमेंट है, और सारे जितने पॉइंट है ये परमवीर सिंह एंड कंपनी जो घुमा रही थी, पब्लिक को गुमराह कर रही थी, कोर्ट को गुमराह कर रही थी, फडणवीस साहब को गुमराह कर रही थी, ऐसा नहीं वैसा नहीं,
सारे पॉइंट को धोकर पूरा ओवरऑल करके सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कर दिया कि भाई वो तुम्हारी मनोहर कहानियां घर पे रखने की, वो तुम्हारी 174 का जो तुम्हारी स्टोरी चलती है ना, तो एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट में इंक्वायरी चालू है, वो तुम्हारी रिपोर्ट कचरे के डब्बे में डाल देने की, चुपचाप एफआईआर रजिस्टर करने का और इन्वेस्टिगेशन करने का, एकदम क्लियर। तो वो केस ऐसा ही उन्होंने उस केस में भी ये मामला था, वो उन्होंने पुलिस ने एफिडेविट दे दिया कि इंक्वायरी हो गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, सब कुछ है, सिमिलर केस था, बिल्कुल सिमिलर केस। अरे इससे भी ज्यादा किया था उसमें तो एसआईटी बना के एक्सपर्ट डॉक्टर्स को बुला के उसकी रिपोर्ट आईआईटी के प्रिंसिपल का ये वो बहुत सिस्टमैटिक बनाया था, और सारे गवाह अगेंस्ट में थे, सिर्फ वो बच्चे के पेरेंट छोड़ के। उसमें कोर्ट ने बोला कि सॉरी, मतलब उसमें एसआईटी का जांच भी लिया, अभी तो एसआईटी का जांच वांच कुछ हुआ नहीं इसमें, उसमें एसआईटी का जांच, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, डॉक्टर्स, ये वो सारे रिपोर्ट्स ला दिए थे, सारे ला दिए उन्होंने। कोर्ट ने बोला तुमको क्या करना है ना, एफआईआर रजिस्टर करो, उसके बाद में कौन सी रिपोर्ट देना है दो। क्यों बोले कि तुम उसमें जो कुछ झूठ बोलेंगे तुमको वो रिपोर्ट कोर्ट में देना पड़ेगा, और कोर्ट में देने में फिर तुमको डर रहता है। 174 तुम तुम्हारे घर में होम प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर देते हो, और कोर्ट में फिर कोर्ट को अधिकार है तुम्हारी रिपोर्ट रिजेक्ट करने का, इनको कॉपी मिलेगी, ये गवाह देंगे, तुम्हारा अरेस्ट वारंट निकलेगा, ये सब कई फैक्टर्स है उसमें। तो फिर वो जजमेंट पे जज साहब का और हमारा इंटरेक्शन हुआ। जज साहब ने उसमें एक सवाल पूछा, तो जज साहब ने कहा कि मुझे एक जजमेंट याद है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट, पुराना जजमेंट, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 174 का इंक्वायरी भी इन्वेस्टिगेशन होता है। मैंने बोला साहब ये जो है ना वो वाला जजमेंट, ये जजमेंट में तो ऑलमोस्ट सारे कवर कर लिए, और कुछ होगा भी, तो इंटरप्रिटेशन ये जो लेटेस्ट जजमेंट में दिया है वो बाइंडिंग रहेगा, उसको अगर कवर कर लिया है इसमें तो नेक्स्ट जज साहब ने फिर ऊपर पढ़ के जैसा नेक्स्ट पैरा पे आया, तो जज साहब ने बोले देखो देखो ये पैरा में जो मैंने पूछा था इसका जवाब इसमें है और मैं सेटिस्फाइड हूँ। उसमें क्लियर लिखा था, भले ही उसमें वर्ड 174 में एक्सीडेंटल डेथ में इन्वेस्टिगेशन लिखा है, लेकिन फिर भी वो इंक्वायरी ही रहती है, उसका और एफआईआर का कोई संबंध नहीं है। वो पूरा आ गया उसमें। तो जब जैसे ही आपने ये कहा कि केस लॉ बताया और सुप्रीम कोर्ट का आपने हवाला दिया, उसके बाद माननीय जज साहब की क्या प्रतिक्रिया थी? हाँ, अरे उसमें आगे हुआ ना, फिर मैंने पॉइंट आउट किया। पॉइंट आउट करने के बाद में मैंने कोर्ट को बोला साहब ये सारा केस लॉ राइटिंग में लिखकर, मैंने बोला उसके आगे क्या और एक केस है, और एक जो दूसरी केस थी उसमें तो क्या हो गया, वो तो और एक बड़ा जोक है। इसी महाराष्ट्र पुलिस ने सिंधु नागरगोजे के केस में, इसमें तो एक डॉक्टर का रिपोर्ट था दिशा सारियान के केस में, वो केस में तो आरोपी को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक रिपोर्ट के बाद में दूसरा सीनियर डॉक्टर्स का बड़ा रिपोर्ट और मेडिकल ओपिनियन लिखा के लाया। बोले रिपोर्ट के ऊपर ओपिनियन कि इसमें मर्डर हो ही नहीं सकता। तो और उसके भी आगे की बात बताता हूं मैं, वो सारा ओपिनियन हाईकोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया और केस खारिज कर दिया। गौर करो, हाईकोर्ट ने केस खारिज कर दिया, वो 174 का रिपोर्ट एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद मैटर गया सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसे ही नगर करके बड़े भाई एफिडेविट लेके पहुंच गए, साहब 174 सीआरपीसी है, मेडिकल रिपोर्ट है, ये है वो है, और हाईकोर्ट ने हमारा रिपोर्ट एक्सेप्ट कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है, ललिता कुमारी का, संविधान पीठ का 5 जज का 2014 का जजमेंट है। उसने क्लियर कहा है कि जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस, मर्डर, गैंग रेप, ऐसा कुछ भी आता है, पुलिस को
कोई अधिकार नहीं है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने का कि ये ऑफेंस सही है कि गलत है। पहले एफआईआर रजिस्टर करो, उसके बाद ही तुम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। तो तुम्हारा मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उठा के उनका वो 174 सीआरपीसी वगैरह सब उठा के रिजेक्ट करके बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर खारिज करके महाराष्ट्र पुलिस को बोला एफआईआर रजिस्टर करो। जज साहब उस पर कन्विंस हो गए और मैंने कहा कि साहब ये सारे केस लॉ, उन्होंने पूछा ये केस लॉ आपने इनको दे दिए, मैंने साहब इनको ऐसे भी दे दिए और हमने जो एप्लीकेशन लगाया ना नगर का प्रोसिक्यूशन का, वो एप्लीकेशन में जोड़े हुए हैं सारे डॉक्यूमेंट, उसकी भी कॉपी उनको दी है। मैंने कहा ये पेज नंबर पे ये जोड़ा हुआ है। तो और एक बात बोला मैंने, लेकिन इनका एक प्रॉब्लम है बोला साहब, ये दिस जेंटलमैन ये नगरकर, इसका कहना है कि मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं मानूंगा, मैं बॉम्बे हाई कोर्ट नहीं मानूंगा, मैं मेरे करप्ट अधिकारियों के ही आदेश मानूंगा। जज साहब थोड़ा सा हंस दिए, दोनों जज ने आपस में बात करके उन्होंने कहा, बोले ये ऐसे पुलिस अधिकारी का प्रॉब्लम हम रोज फेस कर रहे हैं। तो फिर मैंने पॉइंट आउट किया, मैंने कहा साहब इसी पॉइंट पे बहुत बढ़िया जजमेंट दिया है अभी आपके ही कोर्ट ने, अमित बोरकर जस्टिस है बॉम्बे हाई कोर्ट के, जज साहब ने इतना सुंदर जजमेंट दिया। वो उसमें कहा कि ऐसा केस लॉ जजमेंट रहने के बाद जो अधिकारी उस आदेश को न मानते हुए काम कर रहे हैं वो डिसमिसल के हकदार है। उन्होंने सब जजमेंट वगैरह कोर्ट किया, क्या ये लीगल मैलिस है ये। तो ये ऐसे ये जो फ्रॉड ऑन लॉ है, ये संविधान के साथ में धोखा है ये। जब 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 आप ये बात बोल रहे थे तो हाँ नगरकर जाहिर है आपकी तरफ देख रहा होगा, तो हाँ, नगरकर की तरफ से कोई रिएक्शन? वो चुप था? नहीं नहीं नहीं, वो शांत था, वैसा कुछ वो विषय नहीं है। कुछ भी नहीं तो बोला? वो क्या बोलेगा, बोलता तो कोर्ट जेल में भेज देता। कोर्ट नहीं, इतनी गंभीर बात आप बोल रहे थे तो वो कभी ये नहीं बोला कि नहीं नहीं सर ये झूठ बोल रहे हैं या मैंने ऐसा नहीं बोला है? अरे वह हम सच बोल रहे थे करके उसने काउंटर नहीं किया ना। अभी जाने तो मैं कुछ बोलता नहीं। अभी यही तो मैं कह रिकॉर्डिंग है रहा भाई हूँ हमारे पास में, कि उसने एक्सेप्ट रिकॉर्डिंग। कर लिया ना कि जो आपका अरे स्टेटमेंट है वो सही बात है। अरे भाई मैं बताऊं क्या, हमारे पास में उसकी कई रिकॉर्डिंग्स भी है, चिंता मत करो आप। आप छोड़ दो आप। वो क्या बोलता है मतलब अगर इससे वो भागने की कोशिश करेगा तो रिकॉर्ड्स भी आप रखे हुए हैं। बहुत बढ़िया। है डोंट वरी। तो मैं एक कल बहुत अच्छा सोशल मीडिया पे पोस्ट देखा, एसएसआर वारियर के किसी ने तो भी बहुत बढ़िया बनाया। उसने कहा कि बोले ट्रंप ने भारत पे इतना टैरिफ जो लाद दिया, बोले क्यों लादा, सारा झगड़ा नगरकर को लेके है बोले। वो कह रहा है बोले हमारे को ट्रेनिंग के लिए ऐसा होनहार ऑफिसर चाहिए, और मोदी कह रहा है बोले बिल्कुल दे नहीं सकते, पूरे देश के एंटरटेनमेंट का सवाल है। ओहो! तो मोदी कह रहे हैं कि नहीं, 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 नहीं ये तो बहुत ही ब्रिलियंट ऑफिसर है, इसको मैं कैसे जाने दे सकता हूँ? नहीं सबके मनोरंजन का सवाल है बोले लोगों के। चलो ठीक है, ये जोक बाजू में। अच्छा सर मैं वो बार-बार तारीख क्यों माँगता है? एक मुझे एक समझ मिनट में एक नहीं मिनट आई। एक मिनट। तो फिर जज साहब ने ये सब बोला, मैंने कहा साहब वो अमित बोरकर साहब का जजमेंट है, तो उसमें इनको डिसमिस करना चाहिए, बाद में कंटेंट में वगैरह जेल में जाना वगैरह तो अपना ऑलरेडी अर्जी है ही। हुँ। तो कोर्ट ने बोला ठीक है, और जब सेकंड केस का जब पढ़ लिया, कोर्ट जब सेट देखिए, मैंने कहा करके कोर्ट उनको सवाल नहीं पूछेगा। कोर्ट मेरे कहने के बाद में पहले कोर्ट सेटिस्फाई होना चाहिए। जब कोर्ट मेरे आर्गुमेंट के बाद में जब सेटिस्फाई हुआ तब कोर्ट ने सवाल पूछा हुँ। कि सरकारी वकील को बोलो आपका क्या बोलना है, केस लॉ मिल गया आपको, बताओ क्या बोलना है। तो वो फिर वही नॉन साहब प्लीज प्लीज 2 हफ्ते का समय दे दीजिए। नहीं बोलो मैं अभी बोलना है ना क्या कहना है? तो इस कहने के लिए नहीं 2 हफ्ते का समय चाहिए। हाँ वो नहीं, तो नहीं कोर्ट ने ये केस लॉ है भाई, ये केस लॉ पर आपका क्या कहना है? ये तो आपने केस लॉ बता दिया, जज साहब ने केस लॉ पूछ दिया, तो उस पर और वो उनको तो वकील कह रही है 2 हफ्ते का समय दीजिए, कोई बात हुई?
नहीं, और ये केस लॉ उनको 2 महीना पहले दे दिया। 2 महीना पहले भी केस लॉ दे दिया, तो इसका मतलब वो पढ़ के नहीं आई थी, नहीं, या फिर उस केस लॉ को कोई काउंटर हो सकता है, उसके पास जवाब नहीं था, इनकॉम्पिटेंट है। नहीं, जवाब नहीं है उनके पास में, ये केस लॉ का काउंटर कोई केस लॉ है ही नहीं ना। प्रॉब्लम वो है, तो अभी करेंगे क्या? तो समय मांगो। तो जज साहब ने कहा देखो, पहली चीज, ये लोग ऑब्जेक्शन ले रहे हैं तुम्हारे को ये देने के लिए, टाइम देने के लिए, फिर भी मैं एकोमोडेशन तुम्हारे पे एहसान कर रहा हूं, तुमको 1 हफ्ते का समय देता हूं, 14 तारीख को हियरिंग रहेगी। तो मैंने कहा साहब ये लास्ट चांस, बोले बिल्कुल उस दिन एडमिशन आप द पिटीशन उस पर अपना हियरिंग कर लेते। ठीक। मतलब सर ये हुआ, मैं जरा कॉमन मैन को और ठीक से समझा दूं, मतलब आपने जब केस लॉ दिया मिलॉर्ड को कि इस केस लॉ के बियॉन्ड तो ये जा ही नहीं सकते मिलॉर्ड, इसका मतलब मिलॉर्ड कन्विंस हो गए आपके आर्गुमेंट से, कन्विंस हो गए कि भाई ये तो एफआईआर बनता ही बनता है। और तब वो उधर उधर का रुख किया कि भाई अब तुम बताओ इस पर क्या कहना है। तो उस पर वो कहने लगा कि हमको 2 सप्ताह का समय दीजिए। उस पर आपने ऑब्जेक्शन लिया। ऑब्जेक्शन लेने के बाद फिर उन्होंने कहा कि चलो इसको हम दया करते हैं, ये आखिरी तारीख 14 अगस्त की दे देते हैं, मतलब 15 अगस्त को देश आजाद हो जाएगा। 15 अगस्त को इसकी जो बेईमानी है, इसकी जो धूर्तता है, उससे आजादी मिल जाएगी। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं नीलेश जी, एफआईआर कितना महत्वपूर्ण है, हाँ, और एफआईआर होते ही क्या ये केस आप जीत गए और गुनहगार सलाखों के पीछे होंगे? नहीं, आ रहा हूं उस पे। पहली चीज मैंने और एक बात बोला कोर्ट को, मैंने कहा साहब और एक बात है, ये जो ये कह रहे हैं इनकी सो कॉल्ड एक्सीडेंटल डेथ की इंक्वायरी चल रही है 5 साल से। ये भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। हाँ। हाँ, हाँ, तो ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम जाएगा कि परमवीर सिंह के नेतृत्व में मुंबई पुलिस ने 5 साल तक एक्सीडेंटल डेथ की इंक्वायरी शुरू की। हो गया। मैंने कहा साहब अच्छा ठीक है, इसकी रिपोर्ट बनती है, रिपोर्ट मैंडेटरी है उस दिशा के फैमिली को देना। दिशा के पिताजी ने, इन्होंने हमको तो दिया नहीं, दिशा के पिता ने राइटिंग में नोटिस सर्व किया उनको, और डीसीपी भोइटे साहब है, उन्होंने समझाया उसको, नगर कर मानने को ही तैयार नहीं। बोला नहीं, मतलब सिंपल अपने को मालूम है ना नगर कर के पीछे कौन है। तो हाँ, तो मैंने कहा साहब ये उन्होंने दिया नहीं, हमारे पिटीशन में भी वही प्रेयर है, और इनको मैंडेटरी हमने केस लॉ के साथ लिख कर दिया उनको। मतलब लेकिन इन्होंने दिया किसको? इन्होंने दिया मिड डे को, और उसमें एक झूठी बात में छपवा कर ला ली, ये दिशा के मौत के लिए उसका पिता जिम्मेदार है। साहब ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट, और वो मिड डे लिख रहा है हमारे पास में पुलिस की रिपोर्ट है, और एक ये है, और ये क्या नाम है, मैंडेटरी है कि जो 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 डिसीज्ड है, जो जो पीड़ित है, पीड़ित के परिवार को वो रिपोर्ट शेयर करना ये मैंडेटरी है। मैंडेटरी, अरे मैंडेटरी, और उसके अलावा क्या है बताओ क्या? जब एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट रहती है उसमें हर इन्वेस्टिगेशन, हर स्टेज उसके पिताजी के फैमिली के सामने ही होना चाहिए। अगर तुमको सीन रिक्रिएशन करना है, कुछ भी करना है, उसके पिताजी के एब्सेंस में किया हुआ कोई भी इंक्वायरी रिपोर्ट वैलिड नहीं है। और नोटिस देना है समर्स राइटिंग में, वो कहां से बनाएंगे अभी झूठे रिकॉर्ड? तो मैंने कहा ये तो ऑफेंस हो गया, ये तो ऑफेंस हाँ, हो गया, ये ऑफेंस तो हाँ, कंफर्म हो गया। हाँ, मान हाँ, लीजिए कि यस, आपने इन्वेस्टिगेशन किया, मैं मान लिया, लेकिन हाँ, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आपको सर्व करनी है परिवार के साथ, आपने नहीं वो किया, तो ये तो कंफर्म हो वो गया, तो कोई नोटिस नहीं जज है। साहब भी बोले हाँ सही बात है, जज साहब भी बोले हाँ बराबर, हाँ, बराबर है, जैसा आप भी बोल हाँ, दिए बराबर है। हाँ, और उसने जो मिड डे को दिया, मिड डे भी पब्लिश्ड है, ये भी बराबर है। अरे उस पे लिख रहा है वो हमको पुलिस वो से लिख मिला। रहा है कि मेरे पास पुलिस की रिपोर्ट है।
और एक ये भी मिनट, बराबर है, साख-साख है अरे ना। टीवी तो 9 का ये एक इसको नगरकर को वहीं पर, अब अगर मैं ये कहूँ कि कॉलर पकड़ के उसको जेल में ठूसना चाहिए, कॉलर पकड़ के। कोई सुनो पुलिस वाला वहीं पर हो जो उसे कॉलर पकड़ के पहले जेल में ठूसे। नहीं, नहीं, ये सुनिए, उन्मादी बना रहा है, इस तरह का पुलिस ऑफिसर समाज को आक्रामक, हिंसक बना रहा है। और ये मैं जज साहब से अनुरोध कर रहा हूँ माननीय, मैं अपने मिलॉर्ड से, कि इसका कृतित्व तुझे कन्फर्म हो गया। ये नीलेश जी ने ऐसा तर्क दिया जिसके सामने ये प्रूफ हो गया। मैं तो हैट्स ऑफ करता हूँ नीलेश जी आपको। आपने कहा कि ये चलिए जांच रिपोर्ट जो भी करता है जांच लिया है, चलो ये मान लिया हमने जांच किया। तो रिपोर्ट दिया कहां दिशा के पिता को, और दिया किसको? मीडिया को। मतलब ये पूरी तरह से फॉल्स फैब्रिकेटेड इसको न्यूज को बनाने की का पूरा षड्यंत्र था। ये एस्टैब्लिश हो गया कोर्ट में। हाँ, अरे वो तो कोई सेकंड थॉट ही नहीं है। अभी आप गौर कीजिए, उसमें और ये है, बॉम्बे हाईकोर्ट के डायरेक्शन है कि पुलिस वाला इंक्वायरी रिपोर्ट के डॉक्यूमेंट मीडिया को नहीं दे सकता है, और इससे तो मीडिया ने छापा हमको पुलिस ने दिया है करके। दूसरी चीज, उसका ऑलरेडी अपन ने रिट किया हुआ है हाँ, मुद्दे के और खिलाफ। जैसा उन्होंने, मैंने लास्ट टाइम बोला था नगरकर को, मैंने कोर्ट में बोला, मैंने देखो साहब, आपने मिड डे को कॉपी कैसी दी, और वो भी झूठी बात न्यूज क्यों छपवाई। तो ऐसा मेरे तब देख के क्या बोला, नहीं नहीं मैंने नहीं दिया। अच्छा, मैंने आपने नहीं दिया, अच्छा कोई बात नहीं, आप एक प्रेस नोट निकालो कि मिड डे में जो छपा है झूठ है, हमने उसको दिया नहीं है। हाँ, और निकालो, और मैंने कहा, निकालो, प्रेस को ब्रीफ करो, आके मीडिया में दो, ये खबर और छपाओ, कोर्ट में सबमिट करो। नहीं, और मैंने उनको पॉइंट आउट किया, मतलब देखो नीलेश नवलखा के केस में, अर्नब गोस्वामी के मैटर में, इसी बॉम्बे हाईकोर्ट ने सारे मीडिया को और सारे पुलिस अधिकारी को डायरेक्शन दिया, इन्वेस्टिगेशन के सिलेक्टिव डॉक्यूमेंट कोर्ट में सबमिट करे बगैर मीडिया को नहीं दे सकते। मैंने कहा साहब मैं अभी आप पे कंटेम्प्ट लगाने वाला हूं। ये मैंने ऐसा नहीं कि बोलकर फाइल किया कंटेम्प्ट उन पे। तो अभी दूसरा एक बात, मैंने कोर्ट को क्या बोला, और ये दे नहीं सकते आशुतोष जी, ये रिपोर्ट दे ही नहीं सकते, लेकिन कोर्ट छोड़ेगा नहीं इनको, इनके रिकॉर्ड जब्त कर लेगा, फिर उसके बाद में कितने अरेस्ट होंगे पुलिस वाले देख लेना। तो आगे का जोक, मैंने कहा साहब ये वो रिपोर्ट छपाया, इसमें क्या हुआ, जैसा मैंने उनको बोला अभी तुम्हारे पे कार्रवाई होने वाली, तो जो एफिडेविट दिया, एफिडेविट में दिशा के पिता जिम्मेदार है ये वर्ड नहीं लिखा, उसको समझ में आ गया अभी मेरा नंबर लगने वाला है, तो वो कट कर दिया उसने। रिपोर्ट में मेंशन्ड है, नहीं जो है, मिड रिपोर्ट। सुनो, नहीं नहीं, रिपोर्ट में जो है ना, रिपोर्ट में ऐसा मेंशन नहीं कि उसके पिताजी जिम्मेदार है करके। अब क्या हो गया, इसके एफिडेविट पे, पीआईटी ये एफिडेविट पे मिड डे, हिंदुस्तान टाइम्स, और जो जो थे ये टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, क्या नाम है उनके, विनीत जैन जो भी है, माननीय विनीत जैन, समीर जैन, हाँ हाँ, हाँ, ये सब निपट गए क्योंकि इसके कहने पे, उसका नाम तो नहीं डाला था उन्होंने, इन्होंने न्यूज छाप दिया था, और वैसा कोई रिपोर्ट रिकॉर्ड पे है नहीं। कोर्ट में जो एफिडेविट आया उसमें ऐसा कुछ नहीं है। मतलब या तो नगरकर फंसेगा या वो मीडिया वाले फंसेंगे जो फर्जी रिपोर्ट छपा रहे थे। नहीं, मीडिया वाले तो फंसी गए हैं, लेकिन फंस नगर गए, करके मीडिया वाले तो पूरी तरह से फंस गए। लेकिन वो नगर करके एफिडेविट पे एडिशनल सपोर्ट किसको हो गया, सालियन जी को हो गया एक पॉइंट पे, कि इनका कोई रोल नहीं है, वो मीडिया ने झूठा छापा है, और वो एफिडेविट, पे हमारे दूसरे फायदे ऐसे हो गए कि आप वो 5वीं 6वीं स्टोरी नहीं ला पाएंगे। अभी जो एफिडेविट पे स्टोरी आ गई ना, तो अभी वो 6वीं 7वीं स्टोरी नहीं ला पाएंगे, क्योंकि क्या होता था हर बार एक नई स्टोरी आती थी। एक बार बोले वो केरला में एक हाथीनी मर गई करके दिशा परेशान होकर सुसाइड कर लिया। एक बार स्टोरी लाया वो बोले इसने एनिमल दारू लवर थे वो, एनिमल फाइनेंशियल स्ट्रेस का 25 फिर लाख बाद में रुपए का रोहन राय ने कुछ। बोला कि फाइनेंशियल स्ट्रेस था, उसके हो गया।
तीसरा बोला नहीं नहीं, बोले दारू 3 दिन से कंटिन्यूस दारू पी रहे थे, बोले 72 घंटे से। बोले तो इतनी दारू पी और खिड़की में चलते चलते गिर के मर गई। तो यह अलग अलग स्टोरी ला रहे थे। बाद में फिर बोले नहीं नहीं, बोले उसके फिर 4 साल के बाद नई स्टोरी लाए, उसके पिताजी जैसा कोर्ट में पहुंचे, तो बोले नहीं नहीं नहीं, बोले इसके पिताजी थे कि जिसके वजह से ये हुआ करके। तो ये आफ्टर थॉट ऐसे रोज जो स्टोरी बदल रहे थे ना, आप सब उसको फुल स्टॉप लग गया। तो मैंने क्या कहा कोर्ट को, मैंने कहा साहब मैं क्या कहता हूं, एक काम करो, इनको बोलिए सतीश साल्यान जी पे एफआईआर कर लो। अगर इनका कंप्लेंट झूठा है ना, तो इनके ऊपर एफआईआर करो, बट एफआईआर तो आपको करना पड़ेगा। मैटर तो कोर्ट लाना पड़ेगा। तो ये एक हुआ। और कोर्ट में ना मतलब अपना तो ऑफिस का अपना ग्रुप तो रहता है, अपना इंडियन बार एसोसिएशन का। इतने वकील आए थे जो लाइव देख रहे थे, उनको पता है जज साहब को रिक्वेस्ट करना पड़ा कि आप सिर्फ उनको बोलिए, ये बहुत ज्यादा इधर आ गए, उनको बोलिए बैठने के लिए। तो मैंने आम आदमी की ताकत आपने दिखाई नीलेश जी अदालत में। 140 करोड़ लोग एक तरफ, रसूखदार लोग एक तरफ, अमीर लोग एक तरफ, पैसों की नदियां बहाने वाले एक तरफ, बॉलीवुड स्टार, नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री, उसका शागिर्द, सब एक तरफ। उनके लिए 2-3 वकील और एक कॉमन मैन के लिए, एक गरीब बेटी के गरीब माँ बाप के लिए 50 वकील। ज्यादा गिनती नहीं थी, कल काउंट नहीं था, पूरा कोर्ट भरा हुआ था। और मेरे पीछे इतने खड़े थे, मुझे अगर किसी को संदेह हो तो लाइव प्रोसीडिंग्स भी देख लें, अगले डेट पे देख लें, अगले डेट में और देखेंगे। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आपकी ताकत, कॉमन मैन इस देश का खड़ा है कि रसूखदारों के खिलाफ। ये पूरा लाइव फिल्म बन रही है। ये फिल्म है जो फिल्मों में देखते हैं ना, वो आप नकली देखते हैं, यहां पर रियल फिल्म चल रहा है कि एक तरफ इतने रसूखदार लोग हैं और दूसरी तरफ गरीबों की आवाज लेकर के कुछ लोग अदालत में खड़े हैं, मीडिया में खड़े हैं, और पीछे करोड़ों लोगों की दुआ है और करोड़ों लोग खड़े हैं। हाँ, आगे क्या हुआ सर? तो जज साहब को कहना पड़ा कि थोड़ा सा खाली जगह को नहीं बोले, वो थोड़ा सा वो बोले ऐसा लग रहा है कि आपको मॉरल सपोर्ट की जरूरत है करके इतने आपके पीछे के खड़े हो गए। तो मैं फिर पीछे घूम के रिक्वेस्ट किया, बोला प्लीज आप सब लोग थोड़ा सा बैठ जाइए, 2-4-5 लोग रुकिए, और जो मुझे असिस्ट कर रहे हैं वो लोग मुझे फाइल वगैरह देने को, आप रुक जाइए, केस लॉज वगैरह, बाकी थोड़ा सा पीछे चल जाए रिक्वेस्ट। फिर भी हटने को तैयार इतने वकील थे। तो ये चीज क्या है, सच्चाई की ताकत है। और कॉमन मैन क्या है, मतलब कॉमन मैन का क्या है कि वो रिलेट कर रहा है ना, हर एक के घर में बेटी है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, जो भी है इसमें। तो एक लड़की का विषय है, सुशांत सिंह एक हर एक के घर में बेटा है, ऐसा होनहार बेटा है, वो कितना करोड़ों का चहेता था वो। तो आप ये एक हो गया है। और दूसरी चीज क्या हो गई है, लोगों के मन में गुस्सा क्या है कि रेप के आरोपी इतने बड़े बड़े पावरफुल लोग हैं। तो कॉमन मैन का गुस्सा ऐसा ही है कि मतलब हमारी लड़कियां रास्ते पे थोड़ी पड़ी है, साला कल चल के आज उनके साथ हुआ, कल हमारे साथ कुछ हुआ, तो हमारे को भी ऐसा ही तुम करोगे। कोई एफआईआर नहीं लेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, और उसके पिताजी को, फैमिली मेंबर को सताएंगे। अच्छा, हम पूछते हैं, मान लीजिए सिंपल बात होती है, एक बात कह रहे हैं कि ये केस इन्वेस्टिगेशन हो गया, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन हो गई, और अब कोई पिता आकर के बोलते हैं कि नहीं, मुझे आपके इस इन्वेस्टिगेशन पर विश्वास नहीं है, आप एक बार फ्रेश इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए। कोई भी जो ईमानदार पुलिस वाला है, कोई जो पुलिस महकमा है, वो ये कहेगा कि देखिए इसमें हमारे समय की बर्बादी होगी और हमारा मैन पावर जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं तो कोई बात नहीं है, ये बलात्कार और हत्या का मामला है, संगीन मामला है, मैं रजिस्टर करता हूं, मैं इंक्वायरी शुरू करता हूं। ऐसा ही होना चाहिए ना? बेसिक है, बेसिक है ना? हाँ, बेसिक है। हाँ। अगर कहीं कुछ नहीं है तो इतना लुका छिपी तारीख दे दीजिए, डेट दे दीजिए, क्यों? तुरंत लेते और फटाफट इसकी भाई सीन रिक्रिएट करेंगे, उनके फादर को बुलाएंगे और कहेंगे हाँ चलिए, हम आपके सारे जितने हैं आपके साथ। 10 दिन में, 7 दिन में इंक्वायरी कंप्लीट हो सकती है ना नीलेश जी?
आशुतोष जी, कल भी हमारे पास वो चीजें थी, दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जज साहब ऐसे ही कन्विंस हो गए। एफआईआर रजिस्टर और कोर्ट के मॉनिटर में एक अधिकारी अगर अपॉइंट हो जाए ना, सीबीआई का बड़ा वाला, हमने आईजी रैंक का मांगा है, 7 दिन के अंदर चार्जशीट के पूरे सबूत हम ही दे देंगे। मैं ये कह रहा हूँ नीरज जी, मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, आपने सारे केस लॉ बता दिए, सब कुछ हाँ, बता दीजिए, ठीक है। अब जज साहब के पास है मामला, जज हाँ, साहब सिंपल सवाल पूछ सकते हैं ना इंस्पेक्टर से कि भाई एक ऐसा है, छोड़ो, कौन है आदमी इस केस में, नहीं है, छोड़ दो इसको। मैं कह रहा हूं कि एक बेटी के पिता अर्जी दे रहे हैं तुमको, उनको कोई आपत्ति है, रजिस्टर कर लो और 5-7 दिन में इंक्वायरी करके बता दो इनको, दूध का दूध पानी का पानी कर दो, सही बात बताओ। ये तो आराम से हो सकता है। इसका मतलब है कि ये बलात्कार है और हत्या है, ये क्रिमिनल पुलिस वाला उसका पार्टी है। ये अरे सिंपल बात है, ये घुमा रहा है इधर उधर। अरे आशुतोष जी, सुनिए, एक सिंपल मैं बताऊं ना, मैं आपको 4-5 बातें बोलता हूँ, ये बार बार अभी बोलकर ना मैं भी थक गया हूँ। अभी बहुत सिंपल चीज है, मुझे इतना बताइए, अगर इसमें कोई फाउल प्ले है ही नहीं, हाँ अगर नहीं है तो क्या जरूरत है मीडिया को इतना, या तो पैसा बोलो या प्रेशर बोलो, हाँ, इतना देकर न्यूज नहीं छपवाने देने की, सही न्यूज नहीं छपवाने देने की, और झूठी न्यूज छपवाने को पैसे लगाने की। क्या मैं जरूरत है नीलेश ओझा के ऊपर कंटेम्प्ट? हाँ, करवाने की। मैं तो दूसरे 100 केस लड़ रहा हूँ। वो केस में मेरे बारे में ऐसी न्यूज नहीं चली, जैसा सतीश सालन के केस में हमने हियरिंग स्टार्ट किया हाँ, कि मेरे बिल्कुल। खिलाफ की न्यूज चालू हो गई। अच्छा, फर्क कुछ पड़ा नहीं उससे, लेकिन बता रहा हूं, हो गया। दूसरी चीज, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, इसको क्या जरूरत पड़ गई ऐसा न्यूज, झूठा न्यूज छापने की, कि सीबीआई ने रिपोर्ट दे दिया है, जो सीबीआई ने कभी रिपोर्ट दिया ही नहीं, कि दिशा सालियान का केस सुसाइड था और दिशा के पिताजी उसके मौत के जिम्मेदार है। क्या जरूरत है? और और बाद में वो न्यूज चेंज करने का और बोलने का, नहीं नहीं हमने नहीं किया था, वो तो हिंदुस्तान टाइम्स ने और मिड डे ने छापा करके, हमने छापा ये और वो, ठीक है। इतना करने की जरूरत क्या है? हाँ, अच्छा, और एक दूसरी बात, अगर आप कह रहे हो कि आपका सब इनका कंप्लीट हो गया, उनका फ्रॉड बताओ क्या? मैं वो एफिडेविट के बाद में अभी बोलने में हरकत नहीं, 2-4 चीजें फिर भी मैं बहुत सारी चीजें रोक के रख रहा हूं। मालूम एसआईटी बनी किसके स्टेटमेंट में, पता है क्या आपको? एसआईटी बनी है नीतीश राणे जी के स्टेटमेंट में। ये मैंने कहा, उनका राइटिंग का होम मिनिस्ट्री का लेटर तो छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने लोकमत के न्यूज चैनल पे दिए वाला इंटरव्यू है, वो भी पार्ट ऑफ रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा नीतीश राणे जी के जो पास में सबूत थे, उनके स्टेटमेंट पे हमने एसआईटी बनाया, मतलब हमने कहा कि आप ठीक है सबूत दे दीजिए, हो गया। तो उसने दूसरा सवाल पूछा कि बोले फडणवीस जी, आप एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करके सबूत जमा करने वाले हैं कि सबूत है करके एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की? तो उन्होंने कहा कैसी बातें कर रहे हो, सबूत है इसीलिए एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की। हो गया। अब ये नगर कौर को फडणवीस साहब ही जेल में भेजेंगे, सुनिए, या ये कोर्ट में, ये सारा इसका कंपाइलेशन कोर्ट के लिए तैयार है, वीडियो के साथ में तैयार है। तो ये नगरकर साहब इंक्वायरी कंप्लीट कर रहे हैं, ना नीतीश राणे का स्टेटमेंट लिया, ना सतीश सालन का स्टेटमेंट लिया। इंक्वायरी कंक्लूड हो गया, कंक्लूड हो गया। सतीश सालियान की कंप्लेंट 25 मार्च की है, तो ये कंप्लेंट का आपका कहना क्या है क्या नहीं, इस पे कोई इंक्वायरी नहीं है। वो क्या बोल रहा है, सतीश सालियान ने 4 साल पहले एक स्टेटमेंट दिया था, उसके आधार पे मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इसमें कोई रेप नहीं हुआ है और इसमें कोई मर्डर नहीं हुआ है। तो मैं बता रहा हूं ना,
तो ऐसे ही नहीं ट्रम्प उसको नगरकर को मांग रहा है अमेरिका के तो देवेंद्र फडणवीस अब पूछेंगे नगरकर को कि अरे भाई तुमको मैंने बना दिया, तो कम से कम जिसके लिए बनाया था, जिसके कंप्लेंट पर बनाया था, उससे तो पूछताछ कर लेते, 2-4 नहीं लाइन नहीं आप पूछ लेते, नहीं अभी कोई नहीं कपिल पूछेगा सावयान से पूछ आप लेते। समझे नहीं, अभी कोई नहीं पूछेगा, अभी कोर्ट ही पूछेगा। हुँ, आपको पता है कि इसी बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस आरएमएस खांडेपारकर थे, उनके हुँ, कोर्ट में हुँ, एक बार 2000 मतलब 9 के पहले की बात है, 8 की बात है शायद। तो मैं एक बार तब कोर्ट में आया था इधर, मैं तब नागपुर में था, वहां से हियरिंग को दूसरे मैटर में आया। तो ऐसे ही पुलिस वाला ही कर रहा था, तो उनका एक रिपोर्टेड जजमेंट है सलमा बाबू शेख, हुँ, उसमें जिसने एफआईआर रजिस्टर में एक्शन लेने से मना किया वो पुलिस अधिकारी, और जिसने उसके सपोर्ट में एफिडेविट दिया वो पुलिस अधिकारी, सबके ऊपर एक्शन ऑर्डर किया और कॉस्ट लगाया, बोले उसके पिताजी को पैसा दो, स्ट्रिक्चर पास करके बोले किस तरह से एक दूसरे को बचाने के लिए फ्रॉड कर रहे हैं कोर्ट से। तो उनके बाद में दूसरा एक केस चल रहा था। हुँ, अच्छा, तो उन्होंने पूछा उसको पुलिस वाले को, तू इंचार्ज है क्या थाने का? बोले नहीं। अच्छा ठीक है, नाम बता। अब उनको पता ही नहीं है, सरकारी वकील को उसको पता ही नहीं, इधर जज साहब का हुँ, ऑर्डर लिखना चालू। हुँ, हाँ, इशू जेल वारंट, सीनियर पीआई सो एंड सो इज टेकन इनटू कस्टडी। अच्छा, मैं एकदम शॉक, हाथ पांव ही छोड़ने लगा, नो 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 योर ऑनर, ऐसा वैसा। बोले क्या नहीं, ऑर्डर कर दिया मैंने, जेल वारंट। बोले बुलाओ पुलिस को, लो कस्टडी में इसको। तो फिर बहुत ज्यादा हाथ पांव जोड़े, ये करे वो करे। बोले बता रिपोर्ट कहाँ है, केस केस डायरी, केस डायरी कहाँ है केस की? बोले साहब सर नासिक में। ये जो पर्सन है इसकी वाइफ और बेटी कहाँ पर है? बोले साहब हमने मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस किया। हाई कोर्ट में मैटर चल रहा है और तू उधर प्रोड्यूस करता है? नहीं नहीं नहीं, हाथ पांव फिर जोड़ने लगे। बोले ठीक है, अभी कितने बज रहे? 3 बज रहे। नासिक से यहाँ आने को कितना टाइम लगता है तुम्हारी टीम को? बोले कल ठीक है, ऑर्डर लिखो। बोले कल 11 बजे तक अगर ये पिटिशनर की फैमिली केस डायरी पूरा लेकर नहीं आए तो 11:01 पे ये जेल वारंट इसका लागू हो जाएगा। तो ये जो है ना, एक लिमिट रहती है कोर्ट की भी, उसको क्या है, हुँ, एक टॉलरेट करता है, बाद में एक बार ठहरा लिया, हुँ, फिर गया। अभी जस्टिस घोगे साहब ने अभी पिछले हफ्ते किया है ना, ये मुंबई पुलिस की वो एक को हुँ, साइबर सेल के सीनियर पीआई को, हुँ, चल एफिडेविट फाइल कर तू अभी, अभी तेरे को लेता हूँ मैं कस्टडी में, मतलब कस्टडी में मतलब अभी तेरे को एक्शन लेता हूँ इस तरह से। हुँ, हाँ, तो अभी आपका दूसरा एक मुद्दा था एफआईआर का क्या वैल्यू। हुँ, इम्पोर्टेंस। हाँ, तो अभी मेरे ख्याल से 40 मिनट हो रहे, क्या कंक्लूड नहीं, नहीं, करेंगे? कोई बात नहीं, आप 2 मिनट में बोल सकते हैं। हाँ, अभी देखिए क्या है, ये क्या करते हैं, 174 सीआरपीसी इनका बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, जहां बड़े मैटर में केस दबाने का है ना। आपको पता है हुँ, सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी इन्होंने 174 ही दर्ज किया था पहले, हुँ, और यही यही आर्गुमेंट लेके अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में क्या कर रहे थे, वो जजमेंट में लिखा है, जहां पर सीबीआई हुँ, को मैटर किया ना, सुप्रीम हुँ, कोर्ट और अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि 174 सीआरपीसी का इंक्वायरी हम कितने भी साल कर सकते हैं, हमको कोई लिमिट नहीं है। 20 साल, 50 साल, 110 साल, ऐसा स्टेटमेंट है अभिषेक मनु सिंघवी का। हुँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुम्हारा करते रहो ना, तुमको किसने रोका है? इधर एफआईआर हम हुँ, करवा देते, तो सीबीआई ने किया हुँ, वो सही है। तो हुँ, ये जो है ना, ये हुँ, क्या है, कोर्ट को गुमराह करना चाहते हैं, हुँ, और कॉमन मैन के साथ में नॉर्मली हो जाता है, वो ऐसे ही अन्याय चलते रहता है। लेकिन जब हुँ, भगवान चाहता है ना, जब प्रकृति हुँ, चाहती है, हुँ, तो उस दिन जब फिर भगवान की मार पड़ती है ना, तो फिर वो सारे तुम्हारे पैतरे फेल हो जाते हैं। कल मेरे हिसाब से बहुत हद तक पिक्चर क्लियर हुआ। आप
अगर इसमें एफआईआर का ऑर्डर हुआ तो एफआईआर के बाद में क्या होता है, हमारा नेक्स्ट प्रेयर है कि एफआईआर रजिस्ट्रेशन, सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट के मॉनिटरिंग। तो फिर हम लिस्ट देने वाले हैं, हमारे पॉइंट तैयार है कि ये सिलेक्टेड पहले लॉट कोर्ट में। मॉनिटर्ड हमारा हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है, सीबीआई जो भी करे सो करे, लेकिन कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी हो। हाँ, तो उनको सबको अब रेगुलर ये रहेगा। रिपोर्टिंग हर हाँ। 15 दिन में रिपोर्टिंग रहेंगी और उसमें फिर हम बोलेंगे साहब ये 57 पॉइंट है, ये पॉइंट पे आप जवाब अभी गौर कीजिए ना, अगर शैलेंद्र नगर कर तो तेरा सब कर लेता, मेन मुद्दे पे तो जवाब ही नहीं है। मोबाइल टावर लोकेशन, उसके मतलब जो हमने पॉइंट लिखे थे कि उसके ऊपर कोई जवाब नहीं है, और स्टोरी चेंज कर दिया, क्या बोल के कि बोले यह हो गया है क्या, इसका हमने 17 तारीख को बोले उसका मोबाइल सीज किया है दिशा का, और सीज कर लिया था 9 तारीख को ही। 9 तारीख को। तो आप अभी उनको लगा जनता बेवकूफ है, जनता भूल गई होगी, और दूसरा लगा अभी अभी देखो ना, पूरा देश चिल्ला रहा है परमवीर सिंह के खिलाफ में। हाँ, लेकिन उनको ज्यादा फर्क पड़ रहा है कि सिर्फ जवाब नहीं दे रहे मीडिया का, बाकी ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है उनको। तो ये जो है ना, ये इनकी मतलब ये हो चुके हैं वो थीम स्किन दो वाले। 3 इंपॉर्टेंट बात हो गई नीलेश जी। एक तो अब ये पूरी हियरिंग लाइव हो रही है, हाँ, और जब लाइव हो रही है हियरिंग, तो डिस्टॉर्टेड न्यूज अब बाजार में नहीं आएंगी। जो हाँ, कुछ भी अदालत में कही गई है, सुनी हाँ, गई है, वकीलों की तरफ से कही गई है, जजों की तरफ से कही गई है, वकीलों ने सुना है, जजों ने सुना है, वही बात वर्बेटम उनको आना पड़ेगा। उसका थोड़ा बहुत मतलब निकाल सकते हैं, लेकिन जज ने कहा कुछ आम और लिख देंगे इमली, ऐसा नहीं होने वाला है। नंबर 1। नंबर 2 की एफआईआर का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि एफआईआर होते ही आपको न्याय मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तब कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी की डिमांड की है, और कोर्ट ऐसा नहीं कहेगा कि नहीं नहीं हम मॉनिटरिंग के लिए तैयार नहीं है, हमको बड़ा भरोसा है। हम लोग ये साबित कर चुके हैं, तभी तो इतनी जद्दोजहद हो रही है कि पुलिस ने गुड़ गोबर किया। अब सीबीआई भी पहुंच, मुझे हैरान, मैं हैरान हूं सर कि सीबीआई क्यों बार बार पहुंच रही है, उसको क्या लगा हुआ है। अरे नहीं, हमने रिस्पॉन्डेंट बनाया ना उनको, हमने बनाया रिस्पॉन्डेंट। अच्छा, हाँ, आपने उनको रिस्पोंडेंट बनाया है, इसलिए उनको आना पड़ रहा है। नहीं, और वो हिसाब में रहेंगे ना, रोज देख रहे हैं ना वो क्या हाल हो रहा है तो नगर घर का, तो वो अच्छे से हाँ इन्वेस्टिगेशन। वैसे उनका भी रहेगा। और चलिए। क्या है, सुनिए, हम्म एफआईआर के बाद में क्या होता है, आपको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, सारा मटेरियल कलेक्ट करके पॉइंट टू पॉइंट रिपोर्ट, या तो चार्जशीट जाएगी या तो रिपोर्ट जाएगी, कोर्ट में देना पड़ता है। हम्म अब उनको वही तो नहीं करना था ना, चुपचाप प्रॉब्लम वो वही हो गया, है। इंक्वायरी हो गया, और बना दिया फाइल, वो फाइल भी डिलीट हो गया। हाँ, फाइल डिलीट हो गया वो, ऐसी कई सारी हम्म, चीजें। ठीक है मेरे तो ये हिसाब से आज के लिए। तो मतलब यह है कि 7 अगस्त को जो बात हुई है, और अभी तो 12 अगस्त के बारे में मैं कल बताऊंगा। 12 अगस्त का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, जिस पर कि नीलेश ओझा जी की पूरी टीम की नजर है। हालांकि ये डायरेक्ट वहां पर नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट वहां मौजूद हैं। जो कुछ भी वहां पर होगा, वो क्या होगा। हाँ एक मिनट, हाँ। नहीं मौजूद है भाई, उसमें अलग से इंटरवेंशन एप्लीकेशन लग रहा है 12 तारीख को अपना। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ, वो बहुत बढ़िया। सुनिए आशुतोष जी, ये केस में ना सबसे ज्यादा हमारे देश का, देशवासियों का, एसएसआर वॉरियर्स का, कॉमन मैन का दिल अगर किसने तोड़ा है और दिल दुखाया है किसने, हम्म उनकी आशा जो तोड़ी है वो है हम्म सीबीआई। सीबीआई, यस। मैं क्लियर बताऊं, देखिए, हाँ। इन ये जो है अपना हम्म क्या नाम है, तो अ, नारकोटिक्स। परमवीर हाँ। सिंह हो, आदित्य ठाकरे हो, रिया चक्रवर्ती हो, जो भी हो, हम्म ये तो गुनेगार थे ना केस में, हम्म उनके खिलाफ आरोप थे। हम्म देश ने भरोसा किस पे जताया, सुप्रीम कोर्ट ने भरोसा किस पर जताया, सीबीआई सीबीआई पे। पे ना। और सीबीआई ने किसी को भी कस्टडी में नहीं लिया। अरे
अभी जाने तो क्या बात है। हाँ, मैं एक बात क्लियर वर्ड में बता रहा हूँ। ये बारे में मैं इसके पहले नहीं बोला था। मैंने क्या बोला था? दिशा का केस खुला, सुशांत का केस सॉल्व। हम्म, जितने मटेरियल पहुंच चुके हैं अपने टीम के पास, हम्म, अब अब नया एफिडेविट जाने वाला है। हम्म, सुशांत का केस, मैं रिपीट कर रहा हूं, सुशांत का केस 100% मर्डर का केस है, लेकिन इसका वैसा ही डोजियर लेकर आएंगे जैसा दिशा के केस का लेकर आए थे। क्योंकि हम्म, मेरा आदत है, वो मैं प्रूफ्स, लीगल केस ला, उसके बगैर मैं बात करता नहीं हूँ। और एक साथ राइट, मुझसे 10 बातें करो और उसमें वैसा नहीं, वन बाय वन। राइट, हाँ, मैंने वो देख लिया है। जो भी हम्म, फाइल, डॉक्यूमेंट्स, वीडियो जो देखना था मैंने देख देख लिया लिया, है। और हम्म, ईमानदार पुलिस अधिकारी, ईमानदार सीबीआई के अधिकारी, हम्म, सब कुछ। और हम्म, इसमें आरोपी सीबीआई के अधिकारी भी जेल में जाना ही जाएंगे, चाहिए। जाएंगे जाएंगे, बहुत, बिल्कुल न्याय न्याय है, कोई बात नहीं, ठीक है। हम्म, बहुत चलिए। बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड द पावर ऑफ कॉमन मैन, ये पूरा देश देखेगा। मैंने कहा ना कि ये अगस्त महीना बहुत महत्वपूर्ण है, और भगवान भोले का महीना अभी चल रहा है। तो भगवान भोले के महीने में ही अब ये हियरिंग शुरू हो गई है, तो त्रिनेत्र खुल गया है, और त्रिनेत्र की रोशनी सीधे गुनहगार पर जा रही है। गुनहगार कह रहा है कि हमको समय दे दो, बचना चाह रहे हैं, बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। और भगवान भोले के बाद फिर विष्णु जी का महीना शुरू हो जाएगा, तो फिर ये दिक्कत में पड़ेंगे। इसलिए अब इनके बचने की कोई संभावना नहीं है। रसूखदार लोगों के खिलाफ पूरी देश की जनता खड़ी है, और ये लड़ाई देश के लिए नजीर बनेगा, जहां बड़े बड़े लोग, अरे मंत्री, प्रधानमंत्री तक कोई मदद नहीं कर रहा। बस एक तरफ देश की जनता खड़ी है, और ये लड़ाई हम लोग जारी रख रहे हैं। आपका साथ मिल रहा है, आप हमें साथ देते रहिए। हर तरह से आप हमारे साथ खड़े हैं, और आपके ही साथ के सहारे ये लड़ाई जारी रहेगी। एक ही मीडिया काफी है, बाकी सारी मीडिया आएगी। चिंता करने की कोई बात नहीं है कि मीडिया नहीं उठा रही है, लिगेसी मीडिया नहीं उठा रही है। अरे रहने दीजिए लिगेसी मीडिया को, आप है ना, हम है ना, चिंता करने की बात नहीं है, लड़ेंगे। और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर हमारे बहुत सारे साथी को मैं देखता हूं, वो कर रहे हैं, करना शुरू कर चुके हैं, तो वो करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।